वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अर्थात 2024 में जो छात्र छात्राएँ फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी भी एडमिशन आपने लिया है और सोच रहे हैं कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, तो इसको लेकर के आप सिलेबस देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सिलेबस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और अगर आप कहेंगे तो मैं नवीनतम जो सिलेबस है एक बार फिर से अपलोड कर दूंगा। हालांकि ऑलरेडी अवेलेबल है, 2023 में ही मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया था, तो अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 उसी का हम आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, MCQ टाइप प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यूनिट 1 में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से समझने का प्रयास करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम लोग और भी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज श्री अरबिंदो बॉर्न। मतलब आपको मैं बता दूं कि जो नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस आपको मिलेंगे 8 इकाइयों में बटे हुए सिलेबस है। यानी अंग्रेजी का जो सिलेबस है पूरा वो 8 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई का आपके नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, सेमेस्टर 1 की अगर बात करें तो उसमें आपको इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के 8 इकाई है। इसमें पहली इकाई में आप एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में आप एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, इसके बारे में आपको पेपर मतलब यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको प्रोज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 में आपको शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी है कुछ, तो उनके नाम भी आपको मिलेंगे। ठीक है, कई सारे, जैसे कि आपको बता दूं जो है मुल्क राज आनंद हो गए, आर के नारायण हैं, और भी कई सारे जो है एंटोन चेकोव हैं। ठीक है, और भी तमाम सारे हैं, गाय डे मॉपासेंट हो गए, ओ हेनरी हैं। इन सभी के बारे में आपको जानना शॉर्ट स्टोरीज़ में। इन सभी की शॉर्ट स्टोरीज शामिल है, द लेमेंट शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी प्रोज़ में। ठीक है, यूनिट 6 में और 7 में आपको प्रोज़ के बारे में पढ़ना है। कुछ प्रोज़ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उन सभी का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा। हालांकि जो आपका यूनिट 1 है उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, खास करके जो इंडियन लिटरेचर है उसमें, मतलब इंडियन लोगों ने किस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में भूमिका निभाई है। देखिए, पहला प्रश्न है, व्हेन वाज श्री अरबिंदो बॉर्न। यानी अरबिंदो, यहाँ पर श्री अरबिंदो का मतलब यहाँ पर अरविंद घोष जो हैं वही है अरबिंदो, वही है अरविंद घोष, वही है अरविंद, वही है अरबिंदो। ठीक है, तो मतलब इन सभी का मतलब एक ही है, तो इसमें भ्रमित मत होइएगा कि अरबिंदो अलग हैं और अरविंद घोष अलग हैं, श्री अरबिंदो अलग है, सब एक ही बात है। तो इनका जन्म कब हुआ था, प्रश्न आपसे कर रहा है कि व्हेन वाज श्री अरबिंदो बर्न, मतलब इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। किसका जन्म हुआ था भैया? श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था। ओके, कब जन्म हुआ था भैया? 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था, 15 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता में। इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर को 1950 में। 5 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 5 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म 15 अगस्त 1875 में होता है, सॉरी 72 में होता है। तो ये मृत्यु और जन्म की डेट याद रखिएगा, हो सकता है मृत्यु वाली ही पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है दूसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर ऑफ टैगोर बीकेम अ नोबलिस्ट। प्रश्न आपसे कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर, मतलब उनकी कौन सी जो बहन थी, खास करके टैगोर की कौन सी बहन या टैगोर की निम्नलिखित में से कौन सी बहन थी जो उपन्यासकार बनती हैं। तो देखिए, जो पहले नंबर पर दी गई हैं कादम्बरी देवी। कादम्बरी देवी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कादम्बरी देवी जो है टैगोर की एक अच्छी मित्र भी थी, टैगोर से उम्र में बड़ी भी थी, और इनके भाई थे, एक उनका नाम था ज्योतिरिंद्रनाथ। तो ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी थी कादम्बरी जी। ठीक है, तो कादम्बरी किसकी पत्नी है? ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी है, जो कि किसके भाई हैं? जो कि टैगोर के भाई हैं। अच्छा, ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार भी हैं और नाटककार भी थे,
उन्हीं की पत्नी है कादम्बरी। कादम्बरी जो थी वो टैगोर की अच्छी मित्र थी और टैगोर से उम्र में बड़ी भी थी, ठीक है। मृणालिनी देवी जो है, मृणालिनी देवी इनकी पत्नी का नाम है, किसकी? टैगोर जी की पत्नी का नाम है मृणालिनी देवी, तो इनकी सिस्टर है नहीं। जो है स्वर्ण कुमारी इनकी सिस्टर का ही नाम है और वही उपन्यासकार बनती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण कुमारी इज राइट आंसर। मृणालिनी देवी उनकी पत्नी है और उनके भाई की पत्नी है कादम्बरी देवी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके 5 बच्चे भी थे, जिनमें से 2 बच्चे बाल्यावस्था में ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। इनको गुरुदेव की उपाधि भी दी जाती है, ठीक है। इनके माताजी का नाम था शारदा देवी, पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तीसरा नंबर प्रश्न है, हु इज़ रिफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल? बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से कौन फेमस है? बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से किसको जानते हैं भैया? तो स्वामी विवेकानंद ऑप्शन ए में दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर बी में है, जो है सत्यजीत राय सी में है और सुकुमार राय डी में है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हु इज़ रिफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल इज कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल ऑफ बार्ड जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, 4th नंबर प्रश्न है, हु इज़ द फर्स्ट लिरिकिस्ट टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर? मतलब कि साहित्य में नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार कौन थे? पहले गीतकार कौन है, इसका मतलब होता है गीतकार। तो इस पहले गीतकार कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट जो है लिरिकिस्ट टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर? मतलब साहित्य के क्षेत्र में खास करके नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार कौन थे? तो यही थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टैगोर वाज बॉर्न एट विच प्लेस? इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है एग्जाम में, टैगोर्स मदर्स नेम इज़? तो टैगोर की मदर का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर जी की माता जी का नाम था शारदा देवी। शारदा देवी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारदा देवी इज राइट आंसर। मृणालिनी देवी उनकी पत्नी का नाम था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो शारदा देवी उनकी माता का नाम था और पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 7वां प्रश्न है, हु इज़ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन आर के नारायणस नोबल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? प्रश्न आपसे कर रहा है कि आर के नारायण जो हैं, अच्छा आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? बड़ा ही फेमस नाम है आर के नारायण। आर के मतलब होता है, आर मतलब है राशीपुरम और के मतलब होता है कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और नारायण से तात्पर्य है नारायण स्वामी से, तो इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनका पूरा नाम है आर के नारायण का। आर के नारायण जो है मद्रास यानी कि चेन्नई से बिलोंग करते थे, ठीक है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रश्न इससे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मतलब कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन थे किसमें? इन आर के नारायणस नोबल, मतलब आर के नारायण के नोबल यानी उपन्यास में, एक प्रकार से किस उपन्यास के? द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो नोबल है आर के नारायण का, उसमें मतलब कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन थे? तो उसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन थे भैया? मिस्टर पाल, मिस्टर माराग्या या बालू या फिर बृंदा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर माराग्या। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मिस्टर माराग्या जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे द फाइनेंशियल एक्सपर्ट नोबल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न है, द यूनिवर्सिटी लीड्स कन्फर्ड द डिग्री ऑफ डीलिट ऑन आर के नारायण इज? मतलब यूनिवर्सिटी मतलब लीड्स यूनिवर्सिटी जो है, द लीड्स यूनिवर्सिटी लीड्स, इसने डीलिट की उपाधि से कब सम्मानित किया आर के नारायण को? कब सम्मानित किया भैया आर के नारायण को डीलिट की उपाधि से? 1977 में, 1977 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल्स ऑफ आर के नारायण मालगुडी वाज फर्स्ट क्रिएटेड। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर के नारायण के निम्न उपन्यासों में से किस उपन्यास में मालगुडी का निर्माण सबसे पहले हुआ था। स्वामी एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला उपन्यास भी यही है, इनका नोबेल है आर के नारायण का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज़ द मैन ईटर इन आर के नारायणस नोबल द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये एक प्रकार से नोबल है इनका, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी जो नोबल है यानी जो उपन्यास है किसका, आर के नारायण का। इसमें मैन ईटर कौन है, मैन ईटर कौन है भाई, नटराज, वासु, मुथु या कुमार। तो मुथु जो है वो मैन ईटर है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैन ईटर है कौन, मुथु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इन विच नोबल डज आर के नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। निम्न में से किस उपन्यास में आर के नारायण जो है परिवार नियोजन की बात करते हैं या परिवार नियोजन पर फोकस करते हैं, किस उपन्यास में आर के नारायण। तो उनका उपन्यास है द पेंटर ऑफ सिंग्स, द पेंटर ऑफ साइंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिन्हों का चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है 12 नंबर, आर के नारायणस वन नोवेल अंडर पॉलिटिकल सिचुएशंस इज। बताएं, प्रश्न आपसे कर रहा है कि आर के नारायण का राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो द इंग्लिश टीचर जो है उनका ऐसा ही उपन्यास है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक स्थितियों पर या राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित उपन्यास है द इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न है, आर के नारायणस फर्स्ट नोबल्स वाज स्वामी एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, यानी आर के नारायण का पहला नोबल कौन सा है, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स उनका पहला नोबल है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आर के नारायणस नोबल द गाइड पब्लिश्ड इन। उनका आर के नारायण का जो नोबल है द गाइड वो कब प्रकाशित हुआ, तो 1958 में प्रकाशित हुआ, 1958 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आर के नारायण वाज बॉर्न इन, मतलब आर के नारायण का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो आर के नारायण का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को। 1906 कहीं पर दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 अक्टूबर 1906 में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं पर आपको 1907 भी मिलता है, लेकिन 1906 ज़्यादा बेटर है आपका, ठीक है। तो 1906 10 अक्टूबर को इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी, अगर मृत्यु पूछे तो आप बताएंगे 13 मई को इनकी मृत्यु होती है। 13 मई 2001 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, किसकी, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी की, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तो आर के नारायण वाज बॉर्न इन 1906। 16वां नंबर प्रश्न है, आर के नारायण्स मदर टंग वाज, मतलब आर के नारायण की राजभाषा मातृभाषा क्या थी, उनकी मदर टंग क्या थी। तो मदर टंग उनकी थी तमिल, ठीक है, तमिल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, विच कॉलेज इन कैम्ब्रिज डिड सरोजनी नायडू अटेंड। प्रश्न आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सरोजनी नायडू कैम्ब्रिज के किस कॉलेज में पढ़ी थी। तो वो किस कॉलेज में पढ़ी थी, गिरटन कॉलेज में पढ़ी थी। किस कॉलेज में, गिरटन कॉलेज में पढ़ी थी, ठीक है। कैम्ब्रिज से यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कॉलेज है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरटन कॉलेज से पढ़ी थी कौन, सरोजनी नायडू। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 18वां नंबर प्रश्न है, व्हेन वाज द गोल्डन दियर सोल्ड यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक लिख गई है, ठीक है। क्या लिखेंगे, THRESHOLD, ठीक है, दियर सोल्ड, ठीक है। व्हेन वाज द गोल्डन दियर सोल्ड पब्लिश्ड, इनकी रचना है, किसकी है रचना, ये सरोजनी नायडू की रचना है, और इसका प्रकाशन जो हुआ है 1905 में हुआ है। ये बात ध्यान रखिए, सरोजनी नायडू की रचना है, ओके। और सरोजनी नायडू की बात की है तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, इनका जन्म जो हुआ था सरोजनी नायडू जी का
वो जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, ध्यान रखिएगा 13 फरवरी 1879 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1879 मतलब 1879, ठीक है, 1879 में इनका जन्म होता है 13 फरवरी को। और इनकी जो मृत्यु होती है 2 मार्च 1949 को, ठीक है, 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हो जाती है किसकी। और आपको बता दूं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनकी मृत्यु होती है इलाहाबाद या लखनऊ के आसपास, ठीक है, विद्वानों में मतलब इलाहाबाद कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, कहीं कहीं पर लखनऊ में मिलेगा। और इनके पिताजी का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। इनकी माताजी एक कवित्री हुआ करती थी बंगला भाषा की, ठीक है। और इनके पति का नाम था श्री मुत्तियाला गोविंद राजुलू नायडू इनके पतिदेव का नाम था। और इनके बच्चों का नाम एक जयसूर्य है, एक पद्मजा हैं, ठीक है, और एक रणधीर और एक लीलामणि, ये बच्चे हैं इनके 4 बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई जो कि हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। 19 नंबर प्रश्न है, वेयर वाज सरोजिनी नायडू गवर्नर, मतलब सरोजिनी नायडू जो थी वो कहाँ की गवर्नर थी। वो यूनाइटेड प्रोविजंस की गवर्नर थी, संयुक्त प्रांत की गवर्नर थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न है, व्हेन डिड सरोजिनी नायडू डाई, मतलब सरोजिनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होता है भाई, 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म होता है। प्रश्न है, वेयर डिड सरोजिनी नायडू डाई, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इनकी मृत्यु देखिए हैदराबाद नहीं दिया तो लखनऊ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर टैगोर पास्ड अवे, पास्ड अवे का तात्पर्य यहाँ पर है मृत्यु से, ठीक है। तो व्हेन वाज इन विच ईयर टैगोर पास्ड अवे, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी। 1941 में हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु। मैंने आपको बताया भी था 1941 में, 7 अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, व्हेन डिड टैगोर फर्स्ट पब्लिश हिज राइटिंग्स अंडर हिज रियल नेम, मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रकार से अपनी पहली बार अपनी रचनाएं अपने वास्तविक नाम से कब प्रकाशित करवाईं। तो सबसे पहले उन्होंने कब प्रकाशित करवाई थी अपनी वास्तविक नाम से, 1877 1877 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, व्हेन वाज मुल्क राज आनंद बार्न, मतलब मुल्क राज आनंद जो है इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुल्क राज आनंद की बात की जाए तो ये एक प्रकार से 12 दिसंबर को जन्म इनका होता है 1905 में। पेशावर में इनका जन्म होता है और पेशावर उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो जाते तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है पेशावर। तो इनका जन्म वहीं पर हुआ था। मृत्यु इनकी 28 सितंबर को होती है 2004 में। लगभग 98 से 99 साल ये जिंदा रहे, ठीक है। और भारत में इनकी मृत्यु होती है पुणे में आकर के, पुणे में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी कई सारी रचनाएं भी हैं, जैसे कि द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इनकी एक रचना है। इसके अलावा इनकी एक रचना है द विलेज, इनकी एक रचना है कुली, इनकी एक रचना है अक्रॉस द ब्लड वाटर्स, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, इनकी एक रचना है। इसके अलावा इनको जो है पद्म भूषण भी मिला था 1967 में। 1967 ईस्वी में इनको क्या मिला था भैया, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था मुल्क राज आनंद को। अगला प्रश्न 25 नंबर, हु इज़ प्रोटोगोनिस्ट इन आनंद्स नोबल टू लीव्स एंड अ बड, बताएं। ये एक प्रकार से प्रश्न कर रहा है आपसे कि मुल्क राज आनंद का जो नोबल है, इनका जो उपन्यास है टू लीव्स एंड द बड, ये पूरा उपन्यास का शीर्षक है टू लीव्स एंड अ बड, ये रचना है इनकी, ये एक उपन्यास है मुल्क राज आनंद का। तो इसमें प्रोटोगोनिस्ट कौन है, मतलब कि नायक कौन है, इसका मतलब होता है नायक, हीरो, ठीक है। तो नायक कौन है इसका, इस रचना का नायक कौन है इस उपन्यास का, तो इस उपन्यास के नायक गंगू, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कई सारे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे आपने समझ लिए, जान लिए, ठीक है। इसी प्रकार से यूनिट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जब अंग्रेजी की, तो उसमें हम यूनिट 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। इसी प्रकार से और लेक्चर्स आपके समक्ष आने वाले हैं, ठीक है। तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आगे और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।
ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित का भी आपको मैं कोशिश करूँगा देने का काम किया जाए। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।